हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, देखिए आज हम इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकारों की अवधारणा, ठीक है, मौलिक अधिकार जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ लगाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ बनेंगे इससे, उन सभी एमसीक्यूज़ के जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस देखिए, आप इसकी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको देखिए, जो उत्तराखंड की आगामी परीक्षाएं होनी है, कनिष्ठ सहायक 746 पोस्ट के लिए, बीडीओ बीपीडीओ और समाज कल्याण अधिकारी का जो एग्ज़ाम हो रहा है 854 पोस्ट के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए, सचिवालय सुरक्षा, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस। उसके अलावा अगर आप यूके पीसीएस के एग्ज़ाम जो है उन्हें आरओ एआरओ वाले, ठीक है, तो उसमें भी ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और यहाँ से 101% जो है यूके ट्रिपल एससी में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। गाइज, हमारे चैनल पर आपको 3 सीरीज़ मिल रही हैं। सुबह 5 बजे आपको हिंदी की सीरीज़ मिल रही है, दोपहर 1 लगभग थोड़ा 1 से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो 1 से लगभग 1:30 के बीच में आपको जीके की वीडियो मिल रही है, और शाम को 7 से 8 के बीच में आपको उत्तराखंड जीके की वीडियो मिल रही हैं। तो गाइज़, अगर आप इन तीनों सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करें पहले मौलिक अधिकार की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक और अनिवार्य होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्य शब्दों में बात करें तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो है धर्म, जाति, लिंग तथा पंथ आदि के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे भी ब्लैक कलर से या रेड कलर से होगा, उन पॉइंट को आप खासकर ध्यान रखेंगे। तो मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब देखिए, बात करें मौलिक अधिकारों के ऐतिहासिक पहलू की, ठीक है, मौलिक अधिकारों के ऐतिहासिक पहलू की, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं गाइज। तो देखिए, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है एक। तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ जब 1200-1500 ईस्वी में सम्राट जॉन को ब्रिटेन की जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्राप्त करने हेतु मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था। अगला है, देखिए महत्वपूर्ण है ये भी। सर्वप्रथम फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया। 1789 में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन आता है कि किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत की गई थी? तो ये था फ्रांस का संविधान, ठीक है। अगला है, देखिए 1791 में, ठीक है, 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस देश के संविधान में अधिकार पत्र की घोषणा की गई है? तो ये था अमेरिका का संविधान, और 1791 में। अगला है, देखिए भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 के संविधान विधेयक में की गई थी। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग जो सर्वप्रथम उठाई गई थी, ये 1895 ईस्वी के संविधान विधेयक में की गई थी। अब देखिए, 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। जो कराची का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कब? 1931 में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसका अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। क्वेश्चन यही आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो ये था कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि किसने मूल अधिकारों का जो है प्रारूप तैयार किया था? तो ये तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल अधिकारों का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था या किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। चलिए, मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति देखते हैं।
तो देखिए मौलिक अधिकारों का वर्णन, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन जो मिलता है संविधान के भाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब देखिए भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है। ठीक है, विशेष अधिकार है। क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों को, ठीक है, मतलब किसके संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि मूल संविधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे, वो पूछ सकता है किससे प्रेरित है। तो बिल ऑफ राइट्स से जो है ये प्रेरित है। अब देखिए क्वेश्चन आता है संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप खासकर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अब देखिए मूल जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो 7 मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, इसके द्वारा एक तो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 और एक था अनुच्छेद 19 का। ठीक है, तो इसको जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसको किस किस अनुच्छेद में रखा गया था, अनुच्छेद 300 के ए में। तो ये आप यहाँ से खासकर आप इसको नोट करके रखेंगे। अब बात करते हैं, देखिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 6 हो गई, 6 है। ठीक है, तो देखिए पहला है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23-24 में है। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये है 25 से 28 में। पांचवा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं गाइज। अब देखिए अनुच्छेद पूछ लेगा कि मूल अधिकारों की परिभाषा जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, मूल अधिकारों की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 12। आपसे पूछ सकता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं। तो अनुच्छेद 13 में। चलिए अब समानता का अधिकार को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, और यहीं से डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन ही जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 14 की। तो देखिए विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर समान लागू करेगा। अगला है देखिए अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध, यानी राज्यों के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित हिस्सों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन इसका गाइस एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी एवं पिछड़ा वर्ग ओबीसी को जो है आरक्षण प्राप्त है। तो ये जो है इसका अपवाद है। अगला है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 17। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफ़ी एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो अनुच्छेद 17 का जो संबंध है ये अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसी संदर्भ में संसद ने, यहाँ से आप याद रखना, 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था। तो क्वेश्चन आता है
कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए संसद ने किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है पारित किया था? तो 1955 में। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। जिसमें और उसके अलावा देखिए सितंबर 1976 में संशोधन कर इसे और अधिक कठोर बनाकर दंड उपबंध को ज़्यादा सख्त कर दिया गया, और जो तीसरी बार अपराध करने पर 2 वर्ष की सज़ा और 1000 जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो ये वाला जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। ठीक है। अब देखिए, भारत का कोई भी नागरिक है, वो किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि जो है स्वीकार नहीं कर सकता। अगर वो उपाधि उसको राष्ट्रपति ही देगा, ठीक है, वो अपने आप जो है उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र जो पुरस्कार दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो आपको याद रखना, ये सभी जो है अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहला आता है अनुच्छेद 19 जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 19 आता है वाक स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता से जो है ये संबंधित है। अब देखिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था? ठीक है, तो 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था गाइस। ठीक है, अब जो है सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद 19F और संपत्ति का अधिकार, इनको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है हटा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से बचे हैं। अनुच्छेद 19 का ए, इसमें क्या देगा? बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपको पहले नंबर पर अनुच्छेद 19 मिलेगा और उसके दूसरे वाले ऑप्शन में आपको 19 का ए मिलेगा। ठीक है, तो अधिकतर जो है इस वाले को टिक कर देते हैं, लेकिन आपको 19 का ए टिक करना है। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 19 के बी की बात करें तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की आपको स्वतंत्रता मिलती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के बी के। अनुच्छेद 19 के सी की बात करें तो देखिए, संघ बनाने की जो स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 19 के सी में मिलती है। अनुच्छेद 19 डी की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता मिलती है। 5वां है अनुच्छेद 19 का ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। एफ को देखिए हटा दिया गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब उसके बाद बचता है अनुच्छेद 19 का जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो मिलती है ये 19 का जी के तहत मिलती है। चलिए अगला है, देखिए उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में निम्न को भी शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको लगाना है अनुच्छेद 19। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, शांति का अधिकार, सूचना का अधिकार। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 19 के तहत आता है। ठीक है, उसके अलावा अपने या किसी और के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में आता है। व्यावसायिक विज्ञापन प्रसारित करने का अधिकार ये भी अनुच्छेद 19 में आता है। किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरोध अधिकार ये भी अनुच्छेद 19 में आता है। हड़ताल के सिवाय प्रदर्शन व विरोध का अधिकार ये भी अनुच्छेद 19 में आता है। किसी समाचार पत्र पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार ये भी किस में आता है? अनुच्छेद 19 में आता है। और ये यूकेपीसीएस का जो क्या नाम है यूपीएससी है और यूपीपीसीएस है, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है। अगला है अनुच्छेद 20, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए इसके तहत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। ठीक है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानूनों के। ठीक है, और तीसरा हो जाए किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन आता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 20 के तहत। अगला है अनुच्छेद 21, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21 और 21 का यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाता है।
तो अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्वेश्चन आता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसी के तहत देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी अक्टूबर 2010 में। ये यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? तो अनुच्छेद 21। और कब? अक्टूबर 2010 में। और देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत ही जीविका के अधिकार के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा पारित किया गया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। और अगला है देखिए, 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना दोनों नदियों को जीवित मानव दर्जा प्रदान किया है। तो ये डेट पूछ सकता है कि कब गंगा और यमुना दोनों नदियों को जीवित मानव दर्जा प्रदान किया था और किस उच्च न्यायालय ने किया था, ये भी आपको याद रखना। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। अब देखिए, इच्छा मृत्यु भी जो ये है, देखिए यूथेनीसिया। ठीक है, यूथेनीसिया इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। तो देखिए, 9 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में इच्छा मृत्यु के संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि गरिमा के साथ मरने का एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति गरिमा के साथ मरना चाहता है तो वह उसका एक मौलिक अधिकार है। एवं इसी आधार पर न्यायालय ने इच्छा मृत्यु और लिविंग बिल को सही बताया। इस फैसले के अंतर्गत ऐसे मरीजों जो असाध्य या ठीक ना हो पाने वाली बीमारी से पीड़ित हैं और अत्यधिक कष्ट में जीवन जीने को विवश हैं, उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन त्याग करने की अनुमति है। यानी 9 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि गाइस, कोई भी इच्छा मृत्यु से जो अपनी मतलब मर सकता है। ठीक है, अगर उसको कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती या वो ज़्यादा कष्टों में है तो वो इच्छा मृत्यु मांग सकता है। और देखिए, उच्च न्यायालय ने जो ये फैसला लिया था कॉमन कोज नामक सेविक संगठन की, ठीक है, याचिका पर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने जो ये फैसला दिया था कॉमन कोज, ये आप नाम याद रखना, कॉमन कोज नामक स्वयंसेवी संगठन था, उसकी याचिका पर यह फैसला सुनाया था। चलिए, अगला है देखिए, अनुच्छेद 21 का ये काफ़ी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 21 का जो है एक शिक्षा का अधिकार है और ये गाइस एक मौलिक अधिकार है, इसको याद रखना आप। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार जो है ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया जो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करता है। देखिए, आपको इंग्लिश में ए मिलेगा और आपको हिंदी में का मिलेगा, तो दोनों आप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए इस तरह से पूछा जाता है यहाँ से, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो ये अनुच्छेद 21 के का के अंतर्गत करती है। अगला है अनुच्छेद 22। देखिए, अनुच्छेद में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी। अब मान के चलो पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार कर लिया है तो उस व्यक्ति को जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएंगी। देखिए, पहला तो हिरासत में लेने का उसको कारण बताना होगा, ठीक है, पुलिस को। ठीक है, और दूसरा 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गाइज, ठीक है, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद से संबंध है? तो अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 के द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती किया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। गाइस देखिए, अगर देश को ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करने के लिए जो है बाध्य कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट इसको कर लेना कि ज़रूरत पड़ने पर जो है राष्ट्रीय सेवा करने के लिए जो है जो 14 वर्ष से कम हो रहे हैं उनको राष्ट्र सेवा में लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो अनुच्छेद 24 से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद
24 बाल श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला आता है अनुच्छेद 25 यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, तो अंतःकरण का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति वो जो है किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो देखिए व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार दिया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 28 में आता है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। तो पूछा जाता है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जा सकता, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 28। देखिए राजकीय निधि या संसद निधि, राजकीय निधि या संसद निधि से संचालित किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यहीं से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट एक। ठीक है, कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29 में। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा गाइस। अब देखिए वर्तमान में जो है 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कितने समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो ये है 6। अब 6 कौन कौन से हैं? देखिए मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। तो ये 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 30 तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। इसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। राज्य आर्थिक सहायता देने में ऐसी संस्थाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है ये अनुच्छेद 32 में आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? संविधान की आत्मा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अनुच्छेद 32 है उसको क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 यह अधिकार सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकता है। अगला है देखिए सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब क्वेश्चन यहीं से आता है कि क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है? तो पहले ऑप्शन पे होगा राष्ट्रपति, दूसरे ऑप्शन पे होगा संसद, तीसरे पे होगा सर्वोच्च न्यायालय और चौथे पे होगा उपरोक्त सभी। तो याद रखना आपको मौलिक अधिकारों के लिए जो 5 तरह की रिट जारी करता है ये सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी रिट हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैंने हिंदी नाम और इंग्लिश दोनों हैं क्योंकि दोनों वो पूछता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबरस कॉर्पस। ठीक है, इसको हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है, इस तरह से भी आएगा ये। तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है यानी निजता से संबंधित है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिट निजता से संबंधित है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए जाने के कारणों को विचार कर सके कि उसको किस वजह से जो है बंदी बनाया गया है। दूसरा आता है प्रतिषेध। यह एक प्रकार की न्यायिक रिट है जिसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, देखिए पूछ सकता है कि प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? तो रोकना। यह अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता को नियंत्रित करती है और यह जो है रेट तक जारी करती है। ठीक है, रिट तक जारी की जाती है। अब देखिए किस वजह से रिट जारी की जाती है। एक तो देखिए पहला रीज़न होता है न्यायालय अपने अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा हो। ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से जो है वो बाहर कार्य कर रहा हो तब इसको जारी किया जाता है, या अधिकारिता नहीं होते हुए भी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है तभी जारी किया जाता है। नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही हो तब भी यह जारी किया जाता है। ठीक है, अगला है परमादेश यानी मैंडामस।
संवैधानिक पदों पर विराजमान यदि कोई व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था अपने कर्तव्यों को पूरा ना करे तो न्यायालय तो उस व्यक्ति या संस्था को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए कह सकती है। अब देखिए, परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जो है जारी किया जाता है। अगला है उत्प्रेषण। देखिए, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। मतलब उसके पास जो लंबित मुकदमे पड़े हैं, निलंबित, उनको मतलब जो ठीक है, तो उनको वो अपने अधीनस्थ जो उनके ऊपर न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय, उनको भेजे। अगला आता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में कार्य करने का उसका वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात को संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह उस पद पर कार्य नहीं कर सकता है। अगला है, देखिए, ये जो गाइस है, ये अधिकार परीक्षा वाला ये पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 और 8 काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए, एक एक करके जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें छूट गए हमसे, कुछ पॉइंट ऐसे जो छूट जाते हैं, ठीक है, तो वो इस जो हमने MCQs लगाएंगे उसमें देख लेंगे। तो देखिए, पहला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार। अब ये अनुच्छेद 300 के ए में है, अब ये कानूनी एक अधिकार है, ठीक है। इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा हटा दिया गया था। अगला है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो है अधिकार दिया है। तो ये था केशवानंद भारती वाद, ठीक है, ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये कैसा एक अधिकार है। तो गाइज ये एक मूल अधिकार है। कैसा अधिकार है, ये एक मूल अधिकार है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। देखिए, आपको वो ये भी पूछ सकता है कि संविधान का हृदय किसको कहते हैं और संविधान की आत्मा, तो दोनों आपने याद रखना है। तो किसको कहा है इन्होंने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी मिल सकता है आपको, या ऑप्शन में आपको अनुच्छेद मिल सकते हैं। तो अनुच्छेद आपको 32 याद रखना है, ठीक है, 32 आपको याद रखना है। अगला है, मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए, मौलिक जो अधिकार होते हैं ये होते हैं वाद योग्य। कैसे होते हैं, वाद योग्य, यानी आप इनको मतलब उच्च न्यायालय में लेके जा सकते हो, ठीक है। अगला है, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। अगला है, चतुर्थ स्तंभ क्या है। ये UKSSC ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, चतुर्थ स्तंभ क्या है। तो गाइज ये है प्रेस। क्या है, प्रेस। अगला है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ये आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, ठीक है। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था, तो ये पारित किया था 1976 में। कब पारित किया था, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन। देखिए, ये जो 9वां और 10वां क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है, आप कंफ्यूज मत करना होना बिल्कुल भी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, अगर संरक्षक की बात आती है तब आपको आंसर लगाना है सर्वोच्च न्यायालय। क्या लगाना है, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए 10वां क्वेश्चन को ध्यान से देखना, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो संरक्षक तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया। अब मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो ये कर सकती है संसद। कौन कर सकती है, संसद। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने ध्यान से याद रखने हैं। तो गाइज आज हमने एक UKSSC का महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार देखा, ठीक है, और ये सिलेबस में दे रखा है, वीडियो वाले सिलेबस में भी दे रखा है, कनिष्ठ सहायक वाले सिलेबस में दे रखा है, और सभी सिलेबस में आपको ये, और आप UKPCS की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्री में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें। अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज आपको इसकी PDF, ठीक है, इसकी PDF मौलिक अधिकारों की PDF हमारे
टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ क्लिक करके इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य उत्तराखंड जीके की PDF है, सामान्य हिंदी की PDF है, उनको भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।